सब लोग प्रयास करिए बराबर मेहनत करने का। चलिए, ये फिजिक्स का हम लोगों का सेट है। फिजिक्स में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एक ही साथ सवाल समाहित कर दिए हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में केवल 5 सवाल पूछा गया था और एक शिफ्ट में 8 सवाल फिजिक्स से पूछा गया था। इसीलिए करके दोनों को एक ही साथ हम लोग समाहित कर दिए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। ये उसी दिन का है, 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में पीटी, उसका ये सवाल है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अब इसका फर्स्ट सवाल क्या है। फर्स्ट सवाल है हम लोगों का, खोलिए तो। चलिए फर्स्ट सवाल है हम लोगों का, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। सवाल ये है कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध को, अपरिवर्ती प्रतिरोध मतलब यदि प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, प्रतिरोध अगर स्थिर हो, तब कहता है कि सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तब उसमें जो विद्युत शक्ति होगा उसका मान क्या हो जाएगा। सवाल ये है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 आएगा कैसे? देखिए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत शक्ति, पावर इक्वल टू पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, V² R पढ़ते हैं ना, P = V² R। मान लीजिए नॉर्मली फार्मूला हो गया। अब कहता भी, देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, मान लीजिए कि पहले इसका विभवांतर जो था, पहले इसका विभवांतर जो था वो कितना था, V था। ठीक है ना, V था। अब जो है सो विभवांतर कहता है क्या कर देने के लिए, आधा कर देने के लिए। तब देखिए अगर V था तब पावर क्या होता, V² R। लेकिन अब इसका कहता है कि विभवांतर आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो P = V के जगह पर कहता क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। हाफ का मतलब क्या हुआ, 1/2 का स्क्वायर बाय R। तो P = आप 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 R हो जाएगा ना। अब देखिए पहले क्या था, पहले अगर था V² R, तो अगर आप यहाँ पर 1 मानते V का वैल्यू क्या होता, 1/R ये होता ना। V = अगर यहाँ पर क्या होता, 1 होता, जब भी मानेंगे तो हम लोग पहले 1 ही मानेंगे। तो V = 1 डालते तो 1 का स्क्वायर 1/R, 1/R होता, P = 1/R। लेकिन यहाँ पर कर रहा आधा करने के लिए, तो 1/2 किए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। अब देखिए इसमें कितना से डिवाइडेड हो रहा है, पहले कितना था 1/R, अभी हो रहा 1/4R। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 हुआ ना, क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ऐसा नहीं बात है। अब देखिए पूछा है विद्युत शक्ति से, पावर से, तो विद्युत शक्ति से पूछा है, तो विद्युत शक्ति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखिए इसका आंसर तो हो जाता 1/4। विद्युत शक्ति की बात की थी, तो विद्युत शक्ति क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। यानी परिपथ में विद्युत का जो खपत होगा, ऊर्जा का जो खपत होगा, ऊर्जा के खपत के दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, वाट या जूल पर सेकेंड होता है। आप देखते हैं कि BPSC जैसे एग्जामों में कहीं ना कहीं से आपको एक आध सवाल मात्रक से जुड़ा हुआ दे देता है। मात्रक से एक सवाल तो हमको लगता है फिक्स ही रहता है, चाहे वो दरोगा हो या फिर BPSC हो, एक सवाल पूछता है अमूमन। चलिए तो इसलिए करके ध्यान में रखेंगे कि विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट, और 1 वाट जो होता है, 1 वाट जो होता है किसके बराबर होता है, 1 जूल बटे 1 सेकेंड।
1 सेकेंड। ये मात्रक जो निकलता है वाट, वाट जो निकलता है कैसे निकलता है, जूल पर सेकेंड, क्योंकि आप जानते हैं P = W/T भी होता है, P = W/T। W यहाँ हो गया कार्य, W क्या हो गया कार्य, T हो गया समय, समय। तो इसका मतलब हुआ कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्योंकि ये दिया था तो जूल पर सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, वाट भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बात है। चलिए ये हो गया। अब देखिए एक अशु शक्ति यानी 1 HP, 1 हॉर्स पावर, वो कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जो होता है मतलब 1 घंटा में जितना खपत होगा तो उसे कहते हैं 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6। ये कैसे निकला देखिए, 1 किलोवाट क्या लिखा हुआ, 1 किलोवाट आवर लिखा हुआ है ना। तो देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000, क्या होता है 1000। और बताइए जब भी हम निकालते हैं तो मात्रा किस में, सेकेंड में, तो यहाँ दिया हुआ किस में, आवर में। तो इसका मतलब हुआ कि आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा, आवर का मतलब 1 घंटा में। तो 1 घंटा को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 60 यानी 3600 हो जाएगा ना, 3600 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम किस में बदलेंगे, इसको अगर हम बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। तो देखिए अगर हम 6 का 36 हो गया ना, 36 और गुना 36 पर कितना जीरो, 5 जीरो। अब देखिए क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट में दिया हुआ ना, तो अच्छा बताइए अपना मन से अगर इसमें 10 से भाग देंगे और 10 से गुना कर देंगे ऊपर में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 10 नीचे ऊपर गुना करेंगे, 10 नीचे भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भाग दे करके देखिए तो 3 पॉइंट ये क्या हो जाएगा, 6 हो गया। और यहाँ 5 जीरो, 1 जीरो से और गुना हो जाएगा तो 10⁻6। यही जो हो गया किसके बराबर हो गया, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो गया, 3.6 × 10⁻6 जूल हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलते हैं। ऐसा नहीं बात है। चलिए अब देखिए कुछ फार्मूला होता है शक्ति का, पावर = क्या होता है, W/T यानी कार्य बटे समय होता है, P = V² होता है, ठीक है ना। और एक होता है P = VI होता है, P = VI होता है। इसको आप आराम से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि P = V² अगर होता है तो बताइए कि इसको हम लिख सकते हैं V गुना V बटे R लिख सकते हैं ना। और आप पता है कि ओम के नियम से आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर IR होता है। तो बताइए V बराबर IR अगर होता है, V बराबर क्या होता है, क्या लिख देंगे, V बराबर IR होता है ना। तो आप नहीं, आपको V के साथ ही लाना है, V तो रहना ही चाहिए। एक V हो गया, V/R बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R बराबर लिख सकते हैं आप I। कैसे देखिए, I को आप रहने दीजिए यहाँ पर, इसको ले आइए इधर, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो V/R बराबर I होगा ना। अब देखिए I के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, I के जगह पर आप लिख सकते हैं V/R है तो V/R के जगह पे आप लिख सकते हैं I, तो P = V और इसके जगह पर लिख सकते हैं I, तो क्या हो गया VI। ठीक है साहब, इस तरह से आप ये सारे फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि कभी इस पर नॉमरिकल्स वगैरह दे दे बनाने के लिए। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉमरिकल्स दे सकता है। चलिए अभी हम ही बताएंगे, प्रीवियस ईयर में हम ही बताएंगे नॉमरिकल को, चिंता काहे करते हैं। अभी 1/4 बोल रहा तो वो भी क्या था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है। आप देखिए अभी तुरंत मात्रक की बात की, मात्रक हाजिर हो गया। निम्न में से ध्वनि की एक इकाई है, क्या हो जाएगा, डेसिबल। क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा साहब। और आपको पता है कि मानव का जो श्रव्य ध्वनि होता है कितना डेसिबल का होता है, डेसिबल में कितना होता है, सही बात बोले, अधिकतम कितना सुन सकता है,
95 डेसिबल की ध्वनि, 95 डेसिबल की अधिकतम सुन सकते हैं हम। अब हम ये नहीं पूछे कि ध्वनि प्राश्रव तरंग है कि अवश्रव तरंग है कि श्रव तरंग है, ये नहीं पूछे। और उसका क्या होता है आवृत्ति, ये नहीं पूछे हम पूछे कितने डेसिबल की ध्वनि अधिकतम मनुष्य सुन सकती है, तो वो 95 डेसिबल की ध्वनि। चलिए मात्रक से बात है, ध्वनि की बात तो जो है ही, बाकी मात्रक से बात है तो हम लोग मात्रक को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए साहब, जो इम्पोर्टेंट मात्रक है उसको हम लोग थोड़ा सा एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। अगर पूछा जाए तो हमको लगता है यहीं से पूछा जाएगा। इसका तो आंसर हो जाता है डेसिबल। चलिए, आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। ज्योति फ्लक्स का देखिए ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। विद्युत प्रेरक का हेनरी होता है। विद्युत धारिता का फैराडे होता है। कार्य एवं ऊर्जा का अभी जस्ट पढ़े क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है। विद्युत शक्ति का वाट होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर होता है। और विभवांतर का वोल्ट होता है। चलिए साहब, कुछ और है उसको भी देख लेते हैं। हम प्रयास किए जो भी इंपॉर्टेंट पूछने लायक है सारे जो है सो मात्रक को एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास किया। और सब लोग प्रयास करिए। देखिए बहुत लोग टेस्ट में गायब हो गए, हम बोले कि अगर पीडीएफ नहीं लीजिएगा तो टेस्ट में कम से कम आप कहीं से निकलवा लीजिए, पीडीएफ मोबाइल से ही पढ़ लीजिए, लेकिन टेस्ट में आप आइए। टेस्ट में नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी तैयारी को ना 50% भी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट बहुत बेहतर आपको बनाएगा। आप बार बार समझिए, इस चीज़ को समझिए। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपका लेवल क्या है। आज कोई बच्चा 20 नंबर लाया अगर होगा टेस्ट में तो उसको तो पता चला ना कि हम 20 ही नंबर ला सकते हैं, हमें और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप टेस्ट से ही गायब हो जाएंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा है बताइए। हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से बताए कि शुक्रवार को डिस्कस करेंगे, शनिवार को टेस्ट होगा, रविवार को फिर उस टेस्ट का डिस्कस करेंगे। और सारे हम लोग लगता है कि अब सिस्टमेटिक भी हो गए हैं, हम लोग अब निरंतर जो चीज़ें हैं वो चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आप कब सिस्टमेटिक हो पाइएगा ये आप सोचिए कम से कम, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है आप लोगों को। सही बात बता रहे हैं कि एग्ज़ाम वैकेंसी टाइम पे आएगी और टाइम पे एग्ज़ाम लेगी। आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा साहब, समझे ना, प्रिपेयर एकदम होना पड़ेगा पहले से। इसीलिए करके सब लोग प्रयास करिए। हम किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाए ना कि आप पीडीएफ लीजिएगा तभी टेस्ट दीजिएगा, ये तो नहीं बोले ना। टेस्ट का ही फी दे करके टेस्ट ही आप दीजिए। हम बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि आप याद रखिए कितनों आपको ये पढ़ा देंगे, टेस्ट में आइएगा, मान लीजिए पढ़ाया हुआ चीज़ बच्चों को दिए ना, लेकिन बच्चा कितना लाया, 34 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, इस तरह से लाया। इसका मतलब पढ़ने के बाद भी सवाल की प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसीलिए करके सब लोग प्रयास करिए। 0 नंबर आवे, 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अगर अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो याद रखिएगा कि भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा बचने वाली नहीं है। अभी आप छुपा लीजिएगा कि चलो हम क्या कहते हैं पढ़ने में तो तेज़ हैं, लेकिन टेस्ट देंगे, लोगों को दिखा रहे हैं कि बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, लेकिन आप छुपा लेंगे कि अगर टेस्ट नहीं देंगे, अगर टेस्ट दे देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है। तो इससे बेहतर है कि टेस्ट ही मत दो। तो कितना दिन तक ये चला पाएंगे आप, ये पहले बताइए। जिस दिन यहाँ छुपा लीजिएगा टेस्ट में, जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, वहाँ से जब रिजल्ट निकलेगा तो आपके परिवार के लोग जानेंगे, आपके छोटे भाई बहन सब लोग जानेंगे। इसीलिए करके यहीं से आप बेहतर करने का प्रयास करिए और सब लोग प्रयास करिए टेस्ट में आने का। गायब होने से कोई फ़ायदा नहीं है साहब। चलिए, फिर तो बैच ज्वाइन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है जब टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं आप कितना। और टेस्ट अगर लेते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि चीज़ों को पढ़ें, और जब आप टेस्ट नहीं दीजिएगा आपके पास प्रेशर ही नहीं रहेगा, और बिना प्रेशर की पढ़ाई नहीं हो पाती है साहब। चलिए, कोई बात नहीं है, अगले बार से प्रयास करिए सब लोग देने का टेस्ट। चलिए देखिए, हमको कोई दिक्कत है, हमको तो ये बढ़िया होगा ना, जितना कम बच्चा देगा हमको प्रिंट आउट कम करना पड़ेगा, उतना रोल नंबर कम बनाना पड़ेगा। सीट का भी यहाँ थोड़ा अभाव रहता है, तो सीट में भी मान लीजिए कि जो हमको बढ़िया होता है कि जो कम बच्चा देता है तो टेंशन नहीं रहता कि कहाँ कौन बैठेगा। इसीलिए करके प्रयास करिए सब लोग, झोंक दीजिए अपने आप को। और जो भी क्राइटेरिया अगर देते हैं तो हम केवल और केवल आपके फ़ायदे के लिए सोच करके देते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए कभी नहीं सोचते हैं, आपके फ़ायदे के लिए जो भी करते हैं। चलिए, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। श्यानता का क्या होता है, पॉइजली होता है।
आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। प्रतिदीप्त घनत्व का क्या होता है, लक्स होता है, ठीक है ना, लक्स होता है। चलिए अब देखिए कुछ और भी मात्रक है, जैसे कि माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है ना, ये आपको पता है किसका है, लंबाई का मात्रक है। और एक माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। और ये किसका मात्रक है, ये सारे पढ़े थे हम एसआई मात्रक। और इसमें कुछ और भी मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और ये जो है किसका मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का है। बैरल, बैरल जो होता है, एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर। कितना होता है, एक बैरल बराबर 159 लीटर। देखिए बैरल में क्या मापा जाता है, अच्छा लीटर जब हम लिखते हैं तो लीटर क्या आयतन को मापता है या किस द्रव्यमान को मापता है, किसको मापता है, आयतन को मापता है, ठीक है। यहाँ लेकिन ये बैरल द्रव्यमान को मापेगा, ठीक है ना। और देखिए 1 लीटर बराबर जो होता है नहीं, एक बैरल बराबर जो होता है 159 लीटर होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पेट्रोल पंप वाला है, आप जाते हैं पेट्रोल खरीदने के लिए, तो आप बोलते हैं कि जो 2 लीटर या 1 लीटर या 100 का 150 का पेट्रोल दे दीजिए। जब भारत सरकार या कंपनी जब मंगाती होगी तो वो किस में आता होगा, वो नापते रहेगा लीटर लेकर के लिए, 1 लीटर दिए, ले 2 लीटर दिए, हाँ ऐसा मापेगा क्या। तो मापने का एक बड़ा मात्रक होता है, उसको क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। एक बैरल अगर दे दिया तो इसका मतलब कितना लीटर दे दिया, 159 लीटर दिया। उसके बाद देखिए डॉब्सन, डॉब्सन किसका होता है, ओजोन परत की माप। ओजोन परत आपको पता है कि सीएफसी के कारण ओजोन परत में क्षय हो रहा है। और इसकी जो मोटाई होती है ना, इसको मापने का जो मात्रक होता है क्या होता है, डॉब्सन होता है, ठीक है सर। अभी केवल हम लोग मात्रक पर ही फोकस करेंगे। चलिए क्यूसेक, क्या बोले, क्यूसेक जो होता है ये जल प्रवाह को मापता है। आपको पता है कि क्यूसेक ये जल प्रवाह को मापता है, जल की जो धाराएं होती है, समझ रहे, उसको मापता है। आप देखते हैं कि जल की धारा जो होता है, प्रवाह जो होता है, आप कभी कभी देखते होंगे कि नेपाल इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया, सुनते हैं ना, तो वो कैसे माप लेता है, तो वो मापता है किस में, क्यूसेक में मापता है, ठीक है साहब। इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए तीव्र चाल को हम लोग मापते हैं किस में, तीव्र चाल को मैक संख्या में। जैसे कि वायुयान एवं लड़ाकू विमान की जो गति होगी वो किस में मापेंगे हम लोग, मैक संख्या में मापेंगे, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिए कि समुद्री जहाज की जो गति होती है किस में, नॉट में, किस में, नॉट में या नॉटिकल मील में, ठीक है। एक समुद्री मील यानी एक नॉटिकल मील जो होता है किसके बराबर होता है, 1.852 मीटर होता है, ठीक है साहब। इतना पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे मात्रक से। तो हमको लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट मात्रक होता है लगभग वो आपका कलेक्ट हो गया है। चलिए साहब अगला है तारों के टिमटिमाने का कारण। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, पानी के बूंदों द्वारा प्रकाश का बिखराव और बादलों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा आंसर, आपको सबको पता है कि जब भी तारे का टिमटिमाना होता है तो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आपको बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण देखिए, प्रकाश की चाल जो होती है ना वो माध्यम पर निर्भर करती है कि किस माध्यम से वो जा रही है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद वो अपना जो मुख्य पथ होता है उससे थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कांच का सिल्ली है और इधर हवा है, तो आप देखिए इस तरह से प्रकाश आएगी, इस तरह से। लेकिन ये हवा क्या हुआ, विरल माध्यम हुआ, ये क्या हुआ, विरल हुआ, और ये क्या हो गया, सघन हो गया।
अब देखिए वो माध्यम पर डिपेंड करता है कि परमानेंटली कोई सघन या विरल नहीं होता है, वो माध्यम पर डिपेंड करेगा। जब दो माध्यम लेंगे, दोनों में जब तुलना करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। तो सीधा ध्यान में रखना है, जब दो माध्यम लेंगे तो उस माध्यम में जिस माध्यम का कण हटा हटा हो, ऐसा समझो, जिस माध्यम का कण विखरा विखरा हो तो वो होगा विरल माध्यम, और जिस माध्यम का कण सटा हुआ हो, एकदम उसमें क्या हो, अणु एकदम क्या कहते हैं सटा हुआ रहता हो, तो वो होगा आपका सघन माध्यम। ऐसा समझ में, जब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी। अभिलंब किसको बोलेंगे, अभिलंब किसको बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिस स्थान पर प्रवेश करती है तो वहाँ का जो लंबवत रेखा होता है क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब देखिए यहाँ से जब आएगी प्रकाश, ये हवा क्या हो गया, विरल माध्यम, कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। हवा का कण बहुत सटल रहेगा कि कांच का कण बहुत सटा हुआ रहेगा, कांच का, तो कांच हो गया सघन माध्यम, हवा हो गया विरल माध्यम। अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब ये क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऐसा समझ में, तो इस तरह से मुड़ने की जो घटना होती है यही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ऐसा समझ में। अब देखिए तारे कैसे टिमटिमाता है, आपको पता है कि जो वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश करती है तो वायुमंडल के धूल कणों से हो करके उसको गुजरना पड़ता है, किसको, तारे के प्रकाश को। मान लीजिए कि यहाँ पर धूल कण है, वायुमंडल ये है और वायुमंडल में बहुत सारा क्या है, धूल कण है। यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर धूल कण है और यहाँ पर हम मुलुर मुलुर देख रहे हैं ऊपर तारा को, आए समझ में, यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर, आए ठीक है ना, आँख ऊपर चलेगा, ऊपर देखेंगे तो ऊपर रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है, समझ लीजिए ना, हमारी भावनाओं को आप समझ रहे हैं ना, बस बस यही बहुत बड़ा बात हो गया। चलिए अब देखिए प्रकाश की किरण जब भी आएगी, अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए इस तरह से आई, इस तरह से आई, क्या हो गई, टकरा गई। अब यहाँ से आएगी तो दिखेगी और इस कण के पास चल आएगी, क्या इस आँख को दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी, यहाँ पर नहीं दिखेगी। अब क्या होगा, ये टकरा करके आपको पता है कि यहाँ हवा होगा तो सघन माध्यम और यहाँ कण आ गया तो सॉरी हवा है तो विरल माध्यम और कण आ गया तो सघन माध्यम। अब यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तन होगा, ये टकरा गया अपवर्तन हो गया इसका, ऐसा बात है। अब देखिए यहाँ टकराया, फिर अब क्या हो जाएगा कि यहाँ तक आपको दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा, जो यहाँ टकराएगा तो यहाँ धूल कण है आपको नहीं दिखेगा। फिर इसी तरह से टकराने के बाद अपवर्तन हो जाएगा, फिर मान लीजिए इस तरह से टकरा गया तो यहाँ का हिस्सा दिखेगा जब तक यहाँ पर प्रकाश आ रहा है तब तक, और यहाँ जो ही आएगा तो फिर आपकी आँखों से नहीं दिखेगा। फिर यहाँ से मान लीजिए क्या हो गया, अपवर्तित हो जाएगा, ऐसा बात है। फिर यहाँ से टकरा करके फिर यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। इस तरह से क्या होता है कि तारा कभी ना धूल कण पर पड़ने के बाद कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पर धूल कण होने के कारण इसका अपवर्तन होते रहता है। क्या होता है, अपवर्तन होते रहता है, जिसके कारण तारा ना कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो कभी दिखना कभी नहीं दिखना बराबर टिमटिमाना, ऐसा बात है, कभी दिखना कभी ना दिखना बराबर टिमटिमाना। तो इसका मतलब है कि हमको तारा कैसा दिखता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, और उसका रीजन क्या है, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऐसा बात है। चलिए साहब, हो सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन से पूछा है तो कल परावर्तन से पूछ सकता है, परसों आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पूछ सकता है, प्रकीर्णन से पूछ सकता है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से कौन सी घटनाएं होती है प्रकाश का। और प्रकाश लाइट चैप्टर ऐसे भी दरोगा और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आता ही है। चलिए क्या करना, क्या सही बात है ना, आता है सवाल तो। चलिए अगला देखिएगा, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना। प्रकाश के अपवर्तन की घटना से कौन कौन, प्रकाश के अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं हो जाती है। अपवर्तन समझ में आ गया होगा, सब लोग 10वां में पढ़ के आए होंगे, 8वां में पढ़े होंगे हमको लगता है। चलिए देखिए तारे का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का घटना है।
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना। जब सूर्य उगेगा ना उस समय भी और सूर्य जब अस्त होता है उस समय भी सूर्य जो है ना वास्तविक आकार से थोड़ा सा चपटा हुआ दिखाई पड़ेगा। स्वाभाविक बात है, क्योंकि किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ क्या दिखाई पड़ती है? टेढ़ी दिखाई पड़ती है। इस तरह से आप क्या करिए, जब भी जाते हैं ना चापाकल पर, बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें कोई लकड़ी या फिर रॉड डाल दीजिए। आप देखिएगा कि ये जो है ना रहेगा सीधा ही, लेकिन जहाँ से पानी के अंदर जाएगा ना वहाँ से ना मुड़ा हुआ दिखेगा। ऐसे बात है। आप हाथ डाल दीजिए, लगेगा कि जो मैंने आपको ना लकवा मार दिया, टेढ़ हो जाएगा। ऐसा बात है, टेढ़ हो जाएगा। हाथ ऐसे करके पानी का जो सतह होता है ना, आप हाथ बाल्टी में ऐसे करके रखिए, आपका उंगली छोटा छोटा हो जाएगा। ऐसा इतनी इतनी छोटा दिखेगा। वो भी किसके कारण दिखेगा? अपवर्तन के कारण दिखेगा। ऐसा नहीं बात है। और इसके साथ साथ जो बाल्टी का पेंदी होगा ना, वो भी क्या होता है? ऊपर जो है सो उठा हुआ प्रतीत होता है। आप सिक्का गिरा दीजिए पानी में तो सिक्का भी ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि मछली को पकड़ने में परेशानी होता है, क्योंकि मछली जहाँ रहेगी ना उसका जो जगह होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको दिखाएगा कि ऊपर ही है। समझ रहे? और जब हाथ डालिएगा ना तो पता चलेगा जहाँ आप सोचें कि मछली है वहाँ मछली रहबे ना करेगी, मछली रहेगी नीचे। और जो ही हाथ डालिएगा तो मछली को पता चल जाएगा कि हाथ कोई आया है, तो मछली वहाँ से निकल ली। समझ रहे? तो इसीलिए करके ये सब घटनाएं जो होती है किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। क्लियर है ना? चलिए, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, पानी से भरी बर्तन की तली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होता रहना। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहेंगे बताइए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार की घटनाएं होंगी प्रकाश का, तो हम लोग बोलेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। बताइए। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अभी आपको क्या बताए कि मान लीजिए एक ये माध्यम है, माध्यम 1 है, समझिएगा, माध्यम ये 1 है और नीचे में माध्यम क्या है? माध्यम 2 है। अब समझिएगा, अब देखिए कि 2 चीज़ें हो सकती है। प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो सकता है? एक देखिए इस तरह से आएगा प्रकाश और माध्यम से निकल गया तो ये प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि अगर इधर क्या हो, समझिएगा, कब ऐसा होगा? ये अभिलंब की ओर कब झुकती है? अभिलंब की ओर, जब सघन से विरल में, हाँ, विरल से सघन में, इधर रहे विरल और इधर रहे सघन, तब क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन अगर यही सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में, तब अभिलंब से दूर भागेगी, तब अभिलंब से दूर भागेगी। अब देखिए मान लीजिए आप क्या, ऊपर में ना, ऊपर का जो माध्यम था ये माध्यम है सघन का, ये सघन का माध्यम है। ये किसका है? विरल का माध्यम है। अगर प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी तो बताइए क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगी कि अभिलंब की ओर जाएगी? अभिलंब से दूर जाएगी। अब देखिए अभिलंब से दूर जाएगी तो इसका मतलब ऐसे भागेगी ना। अब देखिए ऐसे जब भागेगी ना तो ऐसा भी होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सघन माध्यम हो और यहाँ बहुत ज़्यादा विरल माध्यम हो, तब प्रकाश की किरण क्या होगी? इसका मतलब है यहाँ बहुत अधिक सघन हो, यहाँ बहुत अधिक विरल हो, तो इसका अपवर्तन भी क्या होगा? अधिक होगा। अपवर्तन जब अधिक होगा तो हो सकता है कि मान लीजिए अभी इतना मुड़ा, बहुत ज़्यादा सघन होती है, हो सकता है कि एकदम सीधा मुड़ जाए। ऐसा नहीं बात है, क्या हो जाए? सीधा मुड़ जाए। हो सकता है कि कभी क्या हो कि ये 90 डिग्री बना ले। कितना डिग्री बना लो? 90 डिग्री बना ले। तो जब ये कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों जब 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। ऐसा नहीं बात है। और क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब माध्यम में क्या हो? सघन से विरल में आवे, तभी बनेगा, विरल से सघन वाले में नहीं हो पाएगा। अब देखिए साहब 90 डिग्री हो, आपको क्या बोले कि क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो क्रांतिक कोण कब होगा? जब 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन जब हो और वो कोण कितना डिग्री का बन जाए? 90 डिग्री का बन जाए, तब वो कहलाएगा क्रांतिक कोण। लेकिन क्रांतिक कोण से भी यानी 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए
अब बताइए 90 डिग्री से अगर अधिक हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि प्रकाश की किरण जिस मुंह से आएगी उसी मुंह लौट जाएगी, तभी ना उससे अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जिस रास्ते से प्रकाश की किरण आ रही है उसी माध्यम में फिर क्या हो रही है, माध्यम देख रहे हैं, माध्यम जो था 90 डिग्री यहाँ आया, अगर 90 डिग्री के बाद अगर जाएगा तो आपको नहीं लगता जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम से मुड़ जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस माध्यम से आई और उसी माध्यम से लौट गई, तब वो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का वो परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो जब क्रांतिक कोण से भी आपतन कोण का मान क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब वो कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन नहीं। क्यों, इसलिए क्योंकि जिस माध्यम से जो ही 90 डिग्री से अधिक उसका कोण बनेगा, तो जिस माध्यम से आई है प्रकाश उसी माध्यम से फिर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे में इसके लिए क्या होना चाहिए, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए 2 शर्त बहुत आवश्यक है। कौन कौन सा शर्त, अगर ये शर्त पूरा नहीं होगा तो कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। क्या क्या शर्त है समझिएगा। पहला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहला नंबर क्रांतिक कोण का, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पहला शर्त तो ये होना चाहिए। दूसरा शर्त, आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। जब सघन से विरल में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ये बात अभी बता है ना, तो समझ में आया बात है कि नहीं आया। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इससे जुड़ा हुआ पॉइंट। अगला है साहब क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, अभी तुरंत बता है कि सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण जब 90 डिग्री अपवर्तित होती है तब वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अभी तो समझा है ये। चलिए अब देखिए, जैसे कि है आपका हीरा का चमकना, ये किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हीरा का चमकना। रेगिस्तान में मृग मारीचिका का बनना, रेगिस्तान में मृग मारीचिका का बनना। अभी यहाँ पर भी देखिएगा कि गर्मी का समय आ गया है, आप देखिएगा कि जब लू बरसेगी, ठीक है, गर्म हवा चलेगी, तो आप देखिएगा सड़क पे जब चलिएगा ना, प्लेन सतह पे एकदम जो सड़क जो होगा ना एकदम पूरा समतल, हाँ समतल, जो SH होगा NH होगा, उस पर दूर से देखिएगा तो लगेगा कि आगे पानी है, या लगेगा कि वहाँ थोड़ा सा ना गड्ढा है, इस तरह से लगेगा। तो पानी का जो प्रतीत होना ये क्या कहलाता है, मृग मारीचिका कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये भी घटना किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में पड़ी परखनली का चमकना, अगर पानी में एक परखनली को रख दीजिए तो क्या होता है, चमकता है, तो वो भी किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में पड़ी दरार का चमकना, आप शीशा को थोड़ा सा तोड़ दीजिए जहां तहां से, तो आप देखिएगा वो चमकना शुरू हो जाता है, तो वो भी किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और याद रखिएगा कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर में किसका प्रयोग होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे ही कार्य करता है। कौन, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमेशा जो क्या कहते हैं कार्य करता है, वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। चलिए इंद्रधनुष का बनना, ये भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसमें परावर्तन का और अपवर्तन का भी घटनाएं होता है, तीनों घटनाएं होती है इसमें साहब। चलिए अब देख लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बताइए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन बताइए। देखिए सूर्य का प्रकाश आपको पता है कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब ये किसी कण पे पड़ती है ना प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें का स्वभाव क्या होता है कि ये छितरा जाती है, इधर उधर फैल जाती है और ये अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश के रंगों का अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना, यह प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और प्रकाश का जो किरण है उसका इधर उधर छितरा जाना, इधर उधर फैल जाना, यह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और आपको पता है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना, कम होता है। तो प्रकीर्णन मतलब छितराना, प्रकीर्णन मतलब छितराना, ऐसा नहीं बात है, प्रकीर्णन मतलब छितराना। तो इसका मतलब है कि लाल रंग छितराएगा नहीं,
प्रकीर्णन कम होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये छितराएगा कम, इधर उधर फैलेगा कम। इसका मतलब जहाँ लाल रंग है वहीं पर वो क्या रहेगा, जमा रहेगा, बाकी सारे रंग क्या हो जाएगा, छितरा जाएगा। तब मान लीजिए कि सारे रंग यहाँ पर मिला हुआ है, सारे रंग क्या होगा, छितरा गया, इधर उधर भाग गया, केवल लाले रंग बचा रह जाएगा। तो बताइए यहाँ का वस्तु कैसा दिखेगा आपको, लाल दिखेगा ना। तो यही बात है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश का जो भी अलग अलग रंग है वो सब इधर उधर छितरा जाता है, शेष बच जाता है लाल रंग, आए समझ में। और लाल रंग बच जाता है जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है कैसा दिखाई पड़ेगा, लाल दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन इसका कम होता है। ऐसा बात है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ऐसा बात है। चलिए उसके बाद देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग जो पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं नीला दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्योंकि आकाश का जो रंग होता है ना वो वायुमंडलीय घटनाओं के कारण, और जो रंग होता है प्रकाश का वो छितरा जाता है और नीला रंग क्या हो जाता है, शेष बच जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के तल से आकार का रंग कैसा दिखाई देना, काला दिखाई देना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा के तल पे आप जाइएगा ना तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ वायुमंडल चंद्रमा पे नहीं होता है। और वायुमंडल नहीं होगा तो क्या प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हो पाएंगी, क्या धूल कण रहेगा तभी न होगा, पानी का बूंद धूल कण ये सब रहेगा तभी न होगा, तब हो पाएगा। या भी प्रकीर्णन भी हो पाएगा, क्या प्रकीर्णन कब होगा, छितराएगा कब, हाँ आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं इतना स्पीड में जा रहे हैं, एगो पोल में ठोक दीजिए जोर से, 120 का स्पीड कर लीजिए बाइक, और उसके बाद एगो पोल में ठोक दीजिए, आप कौन चीज़ होइएगा जानते, छितराए जाइएगा, हाथ इधर चल जाएगा, पैर उधर चल जाएगा। आए समझ में, इसको क्या बोलेंगे हम, छितराना। आए समझ में, इसको क्या बोलेंगे, छितराना। देखो ये करना नहीं है, ये फिर बाद में नहीं बोलिएगा क्योंकि वीडियो भी शूट हो रहा है, बाद में बोलेगा सरे बोले थे हमको प्रैक्टिकल करने के लिए, तो फिर बाद में फंसाना नहीं है, ऐसे भी बहुत और छितरा जाएगा। नहीं पुलिस तो ढूंढ लेती है ना, पुलिस तुरंत सर्च कर लेगी कि मोबाइल दिखाओ कहाँ गया था इतना बजे क्या पढ़ रहा था, तुरंत मेरा वीडियो देखेगा, कहो मास्टर ये बोला था कि मोटरसाइकिल 120 करना पोल में टकरा लेना, मतलब यही जो है सो आत्महत्या के लिए उसकाया है, तो हम तो दोषी हो जाएंगे ना फिर। इसीलिए करके ये सब नहीं करना है, ये एग्जाम्पल के लिए हम समझाए हैं। ऐसा बात है, तो आप छिड़ियाए कब, जब पोल मिला तब ना, और जब कुछ नहीं मिलेगा तब छिड़ियाइएगा, नहीं छिड़ियाइएगा। वही बात है कि चंद्रमा के तल पर कोई वायुमंडलीय कण नहीं पाया जाता है, कोई भी वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं, ना वहाँ पर नमी पाया जाएगा ना धूल कण पाया जाएगा। जब कोई मिलबे नहीं करेगा तो छितराएंगे, नहीं छितराएंगे, तो वायुमंडल है ही नहीं, कोई मिला ही नहीं तो नहीं छितराएगा, नहीं छितराएगा तो इसका मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो जो उसका रंग जो है ना आकाश, वो कैसा दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। कई बार सवाल आता है कि अंतरिक्ष यात्री को जो है सो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। चलिए साहब इतना हो गया ना, चलिए साहब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, क्या हो जाएगा, पक्का, यही तो दिक्कत है, देखते रहे दरोगा में कोई कंफ्यूजन वाला डालता ही नहीं है, एकदम सिंपल से डाल देता है। हाँ चलिए, इसको खाली बायोलॉजी में सवाल दिखेगा बढ़िया वाला, फिजिक्स में तो दिखबे नहीं करेगा एकरा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग को करते जाना, भगवान करे ऐसे ऐसे सवाल देते रहे ऐसा में, और हम लोग वहाँ करके चले आए, ठीक है। और चले ही नहीं आए, हम लोग इतना प्रयास करें कि इसी बार 23 में ही राजगीर हम लोगों को पहुँच जाना है, समझ रहे हैं। एक के बाद ठान लीजिए, राजगीर घूमने के लिए नहीं जाना है। एगो लड़का पूछे कहाँ गए थे, सर राजगीर घूमने गए थे। अरे बकलोल कहीं का, घूमने तो सब चल जाता है, सरकार तोरा घुमाने ले जाए तब ना मन हुआ, सरकार तोरा ले जाए आधार करके, चलो बाबू तो ही चलो, ऐसा में। हाँ और कोई अच्छे नहीं लग रहा है हमको, तू ही बढ़िया लग रहा है, तो ही चलो हमारा साथ घूमने, तब ना मन हुआ, अपने चल जाएगा, अपन खर्चो हुआ, बताइए, टाइम भी इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जब सामने में मौका है कि सरकारें आधार के ले जाएगी, तब आप लोग काहे घूमिएगा, अभी 6 महीना बर्दाश्त कर लीजिए, 6 महीना के बाद घूमिएगा, सरकार अपने ले जाएगी, उसके लिए आप पहले तैयारी कर लीजिए। लेकिन अब ये राजगीर घूम लीजिएगा तो याद रखिए, अभी तो घूम लीजिएगा,
लेकिन जीवन में फिर राजगीर घूमने के लायक नहीं रहिएगा। आए समझने में, सही बात ना बोल रहे हैं। दिल्ली पंजाब में रहिएगा कमाने पर, सोचिएगा एक दिन उधर जाएंगे तो एक दिन का 500 छूट जाएगा, दिमाग ये रहेगा। ऐसा नहीं बातें। और जब चल जाइए ना नौकरी में, 2 दिन का छुट्टी नहीं आएंगे, जाओ, पैसा मिलते रहेगा। इधर राजगीर भी चल गए, ऐसा नहीं बात है, तो टेंशन भी नहीं रहेगा। मालदीवों चल जाइएगा, सही बात है। और जब ईटा सीमेंट धोइएगा ना, कंपनी में काम करिएगा ना, कंपनी जाइएगा ना, तो कंपनी में छुट्टी एगो लड़का मांगा कि हमारे पिताजी का डेथ हो गया है, हमको छुट्टी दीजिए। तो बोला कोई बात नहीं, छुट्टी कहा देंगे, उतरी तुम्हें ही पान लो। हाँ, तुम उतरी यहीं पर पान लो और यहीं श्राद्ध कर लो। कुछ होता है, पंडित जी को बोला सब बात नहीं हो जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी लेगा तो कोई बात नहीं, परमानेंटली छुट्टी ले लो। अब बताइए, हाँ, पैसा चाहिए, पैसा ले लो, पैसा घर भेज दो, बोलो वहाँ पे क्या कहते हैं काम उम करवा लेगा। तुम बोला कि सर हम ही ये सबसे बड़ा हमरे करना पड़ेगा। बोलो हम पिताजी को जला देने के लिए तुम यहाँ पर पहन लेना, धोती गमछा जो पहनना होगा तोरा, ऐसा में। अब बताइए, बेचारा बोला कि नहीं, रीजन मार दिया, बोला कोई बात नहीं, दूसरा कंपनी बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो कितना दिन तक क्या कंपनी बदलिया, कंपनी क्या कंपनी खेलिएगा, ऐसा में। इससे आपका ग्राफ भी गिरेगा कि आप 6 महीना किसी कंपनी में गए, जब दूसरा कंपनी में जाइएगा तो आपसे पूछेगा, आपको पूछेगा कि क्या कारण था कि आप छोड़ दिए, कौन रीजन था, हाँ, कौन दोस्त तोरा धैले था जो निकाल दिया तोरा, ऐसा बात है। तो ये सब पूछेगा ना तोरा से। तो इसी लेकर के साहब हम बोलते हैं कि राजगीर अभी नहीं घूमिए। गलत बोल रहे हैं क्या? आज इसको लगेगा कि मने बुरा, तो देखिए सबको खुश नहीं कर सकते हम, एक व्यक्ति कभी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो कुछ लोग जाएगा शादी ब्याह में, हाँ, 1 सप्ताह में साथी में सुतल रहेगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, दूरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर एक उपकरण का पूछा है तो हो सकता है कि दूसरे के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां से भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अगला देखिएगा साहब। अच्छा, ये बस 5 मिनट का बात ही है। चलिए आप देखिए, इधर है यंत्र और इधर क्या है, उपयोग में आने वाली वस्तु जो है, यंत्र जो है वो देखिएगा, पायरोमीटर। इससे क्या मापते हैं, उच्च ताप। पायरोमीटर से क्या मापते हैं, उच्च ताप। अब बताइए, सूर्य का जब हम लोग मापेंगे सूर्य का टेम्परेचर, अगर बोलेंगे थर्मामीटर लेके चलते तोरा तो कितना बुखार है सूर्य, तोरा देख लेते हैं, तो आपको क्या लगता है, हाँ, जो लेने जाएगा कि तोरा नाप लेते सूर्य कितना गर्मी है तोरा देह में, समझ रहे। तो पता है थर्मामीटर तो चलिए जाएगा, जो मापने जाएगा वो पहले मापा जाएगा, ऐसा। इसीलिए करके ना उसी को जांच लेगा। या फिर मान लीजिए जिसमें लोहा को पिघलाते हैं जिस भट्टी में, उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है तनी देख लेते हैं कितना टेम्परेचर पर लोहा पिघलता है, ऐसे करके मापेंगे, पता चलेगा थर्मामीटर मापा गया, ऐसा में। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। तो उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का, ठीक है। एनीमोमीटर, किसका, एनीमोमीटर, इसमें वायु की गति। आप देखते हैं ना, आप देखते हैं कि हवा जो है सो गति करता है, चक्रवात जब आता है, तूफान आता है, बोलता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से था, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से था। क्या ओकरा में स्पीडोमीटर लगा देता है क्या, नहीं ना। तो उसको हम किसे मापते हैं, एनीमोमीटर। किसे मापते हैं, एनीमो। फाइदोमीटर, इसको समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को किसे मापते हैं, फाइदोमीटर से। ये जो है सो गंगा जी नहीं है कि आप एगो बांस बरका गिरा दीजिएगा, देखिए कितना पानी है, था है कि नहीं है, ऐसे था माप लेते हैं। तो आप गंगा का ना था माप लेते हैं, समुद्र का था माप पाइएगा क्या। तो उसके लिए समुद्र की था, माने हम लोग के यहाँ था का मतलब हुआ गहराई, था का मतलब गहराई। तो हम लोग समुद्र की जो गहराई मापते हैं किससे मापते हैं, फाइदोमीटर से। किससे मापते हैं, फाइदोमीटर से। चलिए अब माइनोमीटर से गैस का दाब, किसका दाब, गैस का दाब, माइनोमीटर से। लक्सीमीटर, सारे मीटर मिल जाएगा, आप चिंता मत करना है। लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, लक्सी। कितना प्रकाश कितना तीव्र है उसको किससे मापते हैं, लक्सीमीटर से। चलिए उसके बाद टैकोमीटर, टैकोमीटर से क्या मापते हैं, वायुयान की गति, वायुयान की गति। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, वायुयान की ऊंचाई। देखिए ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा, आपको ट्रिक बताए थे। देखिए जब ट्रिक बताते हैं ना तब बच्चा ध्यान नहीं देता है, और जब गड़बड़ करता है तब उसको ध्यान में आता है। देखिए वायुयान की गति, यहाँ क्या लिखा, अल्टी, अल्टी को समझिएगा उल्टा,
अल्टी मतलब क्या समझिए, उल्टा। तो Y1 को जब हम लोग नीचे से देखेंगे ऊपर, तो Y1 कैसा दिखेगा, उसका चक्का दिखेगा, Y1 दिखेगा क्या, Y1 आपको उल्टा दिखेगा। आए समझ में। तो उल्टा कब दिख रहा है, जब ऊंचाई को आप देख रहे हैं तब क्या हो रहा है, Y1 आपको उल्टा दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि Y1 की ऊंचाई जो है किससे, अल्टीमीटर से। अब बाकी टैकोमीटर एक याद रह जाएगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, वाहन की गति। वाहन की गति स्पीडोमीटर से मापते हैं। आप जो मोटरसाइकिल में लगेले रहते हैं, ऐसा नहीं बात है, और आप बोलते हैं कि 120 के स्पीड से पोल में टकराए हैं, तो वो किससे माप रहे हैं आप, स्पीडोमीटर से। किससे माप रहे हैं, स्पीडोमीटर से। चलिए, उसके बाद है हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर। देखिए इसको किससे मापते हैं, सापेक्षिक घनत्व। ये भी आपको कंफ्यूज करेगा, हाइड्रो और हाइग्रो ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसको कैसे ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन वाला चीज़ों को एकदम लॉजिकली याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रो किससे होगा, डी से। ड्रो, डी आ रहा है उच्चारण, हाइड्रो, डी। और डी से देखिए घनत्व का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है ना। तो याद रखिएगा, ड्रो डेंसिटी, इतना बात याद रखिएगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर देखिए हाइग्रोमीटर, ये वायु की आर्द्रता को। क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं, जलयानों में समय की माप। जो जलयान होता है, समुद्री जहाज, पनडुब्बी, इस समय को मापते हैं किससे, क्रोनोमीटर से। और समय का जो अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता, समय का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता। चलिए, ग्रेविमीटर, पानी की सतह पर तेल की मात्रा। जैसे कि आपको पता है कि बॉम्बे हाई से में निकलता है पेट्रोल वगैरह, तो पेट्रोलियम वगैरह। तो अब मान लीजिए उसके ऊपर का पर तेल का लेयर आ गया, रिस रहा है। अब कितना रिस रहा है, कितना उसमें पेट्रोल पानी के सतह पर है या पेट्रोलियम है, कैसे पता चलेगा, आप ऐसे करके निकालिएगा, पता चलेगा पानी भी आ गया और पेट्रोल भी आ गया, पेट्रोलियम भी आ गया। तो फिर वैसे में माप पाइएगा कि कितना वहाँ पे है। तो उसको जो हम मापते हैं ग्रेविमीटर से। किससे मापते हैं, ग्रेविमीटर से। आए समझ में, ग्रेविमीटर। आप ग्रेवी खाए हैं ना, ग्रेवी चिकन का, तो ऊपर में कौन चीज आ जाता है, तेल। किस में आता है, तेल, ग्रेवी में। याद रखिएगा कि तेल किस में आता है, ग्रेवी में, तेल है ऊपर। ऐसा नहीं बात है, क्लियर है ना। चलिए, लॉजिकली याद रखना है साहब, फिर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और लॉजिकली याद नहीं रखिएगा ना, अभी लगेगा, अभी स्मार्ट बन लीजिएगा। सर इतना बात याद रखने के लिए हम ग्रेवी या चिकन याद रखें, हाँ ये याद रखें। लेकिन उस समय याद रखिएगा यार कि लंगड़ो बेटा अपने काम देता है, मतलब आपको लॉजिक चीज़ ही बचाएगा, नहीं तो हल्का सवाल कन्फ्यूजन के वजह से हम लोग गलती करके आते हैं। चलिए, अगला है कार्डियोग्राफ। इसे किससे मापते हैं, हृदय की गति। इसको क्या बोलते हैं, ईसीजी। और याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन ईईजी से क्या मापते हैं, ईईजी क्या मापते हैं, मस्तिष्क की गति मापते हैं। अब बताए, मस्तिष्क की इसकी जांच होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ होता है इसका, ठीक है। और ये पूछा गया था 64वीं बीपीएससी में। हम इसको गलती करके आए हैं उस दिन से ना, कभी इसको हम भूलते नहीं हैं। हम ऊपरे में देखे भक कर रहा था, कभी ईजी हम सुनबे नहीं किए थे उस समय, सही बात बता रहे हैं, ईजी सुनबे नहीं किए थे। एकदम आराम से लिखा हुआ था, ये दिया हुआ था, ईजी से जांच की जाती है, दिया हुआ था हृदय की गति, दिया हुआ था मस्तिष्क की जांच। ऐसा में हम जो ही ईजी देखे ना, बोले स्पेलिंगो एक टाइप करने आता है, गलती लगता है दे दिया, समझ रहे। और फटाक से कौन सा मार दिया हम लोग, ये मार दिए, जबकि होना था मस्तिष्क की जांच। याद रखिएगा, ईजी से क्या होता है, मस्तिष्क की जांच होती है, ठीक है साहब। अब देखिए अगला है कि स्ट्रेप्टोहीलियोग्राफ, सूरज की फोटोग्राफी। खाली अपने सेल्फी नहीं लेना है, तो कभी कभी देखिए मनुष्य कब सेल्फी लेता जानते हैं, जब कोई बगल में हो, अकेले जल्दी नहीं लेता। हाँ, अकेले कब लेगा जानते हैं, जब 6 किलो पोत लेगा तब, ऐसे नहीं लेगा। ऐसे में बात है, ऐसे न, गलत है बोले हैं, हाँ इमाम कुछ बोले हैं, इस्लाम कुछ बोले, मानहानि का कैसे होगा। हम तो बोले कि 6 किलो पोतने के बाद सेल्फी लेती है, तनी सुंदर लगती है, तो हाँ नहीं, तब फिल्टर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे ना, तभी वो फिल्टर लगता है। अच्छा, तब हम वो बात नहीं बोल सकते। चलिए, तो
स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ, हमको तब डर लग रहा बहुत जोर जोर से, दिक्कत ये है तुरंत मानहानि हो जाता है। चलिए स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ, अब मान लीजिए कि अपना जब फोटो खींचेंगे और सूरज को बोलेंगे तनिया ने घूर रहे, थोड़ा खींचते हैं, तनिया ने घूर जा, आए समझ में। अब बताइए कि वो जो मोबाइल से खींचिएगा या नॉर्मल कैमरा से खींचिएगा, तनी सूरज घूमना इधर तो तनी इधर घुमा लेना, मुँह अपने टेढ़ कर लेंगे ना से, ऐसा अब लो, हाँ समझ बात है। अब क्या होगा, उससे खींचेगा नॉर्मल कैमरा से तो क्या होगा, वैसे आएगा कैमरा अपने डह जाएगा, जल जाएगा कैमरा, जो खींचने जाएगा ना मुंह टेढ़ कर सब दिन टेढ़े रह जाएगा वो, ऐसा समझ में। तो उसके लिए ना सूर्य के पास जाते हम लोग नहीं हैं, सूर्य के पास जाते नहीं हैं, उससे दूर से ही हम क्या करते हैं, एक यंत्र होता है स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ, इसी से हम सूर्य का फोटोग्राफी कर लेते हैं और तब उसका फोटोग्राफी करके तब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, अंदर में हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, समझ में। चलिए साहब, उसके बाद है फोनोमीटर, इसे ध्वनि की तीव्रता, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। स्फेग्नोमैनोमीटर, इसे रक्तचाप, बीपी मापने वाला जो मशीन होता है ना, आप देखिएगा कि कंपाउंडर वगैरह जो होता है ना, वो आपका बीपी ऊपी माप लेगा, उसको पूछिए कौन मशीन है, तो बोले बीपी मापने वाला मशीन है, बोले अगर नाम कौन है, बोल रहे हैं बीपी मापने वाला से नहीं बुझा रहा, क्योंकि कंपाउंडर तो बन गया। क्या रोहित गलत बोल रहे हैं, सारे कंपाउंडर को पता होता है, आपको पता होगा अलग बातें है, लेकिन सारे सब कंपाउंडर को पता होता है, आपको भी नहीं पता था, तरह गड़बड़ा दिया, हमको लगा कि इसको पता था, वो कंपाउंडर है, बताइए। हाँ डॉक्टर यहाँ रहता है, देखिए अभी बताए ना सही, बीपी मापने वाला मशीन बोलते हैं आप लोग, ये नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है, स्फेग्नोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए क्या बोलेगा, पगला गया, पेशेंट को नहीं बोल रहा है, पेशेंट को काहे बोलेगा, पेशेंट को तो अपना भाषा में समझाना है, स्टाफ को बोलना है कि स्टाफ को बोलना है कि स्फेग्नोमैनोमीटर दो थोड़ा सा, डॉक्टर को बोलना है, डॉक्टर समझेगा नहीं तो थोड़ा सा इज्जत करेगा डॉक्टर, आपको पता है। चलिए ये कौन माँ बोलिएगा ना, उसको खाली बोलिए, बीपी नहीं मापेंगे, आपको स्फेग्नोमैनोमीटर लगा देंगे अब, ठीक है, महीनों और मीटर लगा रहा है, भागेगा वो, समझ रहे नहीं, हम ही सब नहीं लगवाते हैं, समझ में, भाग जाएगा। चलिए स्टेथोस्कोप, जो आला हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं, ये हृदय की ध्वनि क्या मापता है, हृदय की ध्वनि, याद रखिएगा, हृदय की गति किससे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, हृदय की गति, इसमें हृदय की गति और इसमें हृदय की ध्वनि, याद रखिएगा। आला जब लगा था धक 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 धक, ये आवाज़ से सुनते हैं हम लोग, सुनते हैं ना, इसका मतलब ध्वनि, ये भी कन्फ्यूज करता है दोनों, ठीक है ना। चलिए साहब कोई बात नहीं है। अगला देखिए क्रेस्कोग्राफ, इसका खोज कौन किया था, जेसी बोस, और इससे क्या होता है कि वृक्ष के वलय की संख्या को गिनकर क्या करते हैं हम लोग, उम्र का पता लगा लेते हैं, क्या करते हैं, उम्र पता लगा लेते हैं, ऐसा नहीं बात है। चलिए रेन गेज, रेन से पता चल रहा वर्षा। लेक्टोमीटर, अब पॉलीग्राफ, झूठ बोलने का यंत्र होता है, पॉलीग्राफ जो होता है झूठ बोलने का ये यंत्र होता है, झूठ अगर बोल रहे हैं तो ये पकड़ने की मशीन होती है। चलिए अब बैरोमीटर, ये वायु दाब, और बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, और ईईजी से लास्ट में याद रखिएगा मस्तिष्क की जांच, ठीक है साहब। इतना हम लोग उपकरण को ध्यान में रखना है साहब,